आज पढ़ेंगे बीटीसी का चैप्टर 4 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। पाठ नाम है अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ल सप तथा म सप की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, कंसेप्ट ऑफ लोवेस्ट काउंट फैक्टर एंड लोवेस्ट डिविजिबल फैक्टर, हाईएस्ट काउंट फैक्टर एंड लोवेस्ट मल्टीपल एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबल एंड इंडिविजुअल नंबर्स। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं बीटीसी में तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। भाज्य यानी डिविजिबल नंबर्स। तो देखिए वे संख्याएं जिन पर एक और स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या का पूरा भाग चला जाता है, भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ऐसी संख्या जो एक से भी कट जाए और अपने संख्या से भी कट जाए और अन्य संख्याओं से भी कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, एग्जाम्पल क्या है? भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या वो एक से भी कट जाती है, अपनी संख्या से भी कट जाती है और संख्या भी कट जाती है। जैसे 4 हो गया, 4 पे देखिए 2 का भी भाग चला जाएगा, 2 दूना 4 कट गया। अब 4 को देखिए 4 खुद काट सकता है, 4 एक का 4। अब 4 को 1 भी काट सकता है 4 बार में। तो 4 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है। इसका मतलब 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या। समझ में आ गया? अगली संख्या कौन है सर बताइए? 6। 6 ले लीजिए। 6 को देखिए तो 6 को 2 भी काटती है, 2 तियां 6, ठीक है। 6 को 3 भी काटती है, 3 दूना 6 कट गया। और 6 को खुद 6 भी काटेगी, 6 एक का 6, और 6 को 1 भी काटेगी 6 बार में। तो इसलिए जो 6 का है, 6 को कितनी संख्या काट रही हैं? 1 2 3 और खुद 6। अब ये जो संख्या काटती हैं उसको अपवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त। ये गुणज, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको गुणज। समझ गए आप? तो भाज्य संख्या वो है जो एक से भी कट जाए, खुद जो संख्या उससे भी कट जाए और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर अच्छे से देखा जाए तो भाज्य संख्या की जो लिस्ट है, डिविजिबल नंबर होती क्या है? होती है 4 6 8 9 10। ऐसे बहुत सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। तो आई होप आपको समझ में आया है भाज्य संख्या क्या है। बहुत बच्चे कंप्यूटर तो भाज्य संख्या होती है, सब समझ नहीं आता। तो आज आपको समझ में आया होगा। भाज्य संख्या वो होती है जो अपने से भी कट जाए और संख्या से भी कट जाए और एक से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो भाज्य संख्या वो है जो सबसे कट जाए? नहीं, सबसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब 5 ले लो, जैसे 4 ले लो, अब 4 6 से थोड़ी कट जाएगा, नहीं। इसलिए कहना गलत है कि सबसे कट जाए, ये गलत है। जो खुद से कट जाए या जिसका भाग चला जाए, ठीक है ना, वो है। जैसे 8 ही देख लो, 8 4 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8। 8 खुद 8 से भी कट जाएगा, 8 एक का 8। और 8 जो है 1 से भी कट जाएगा 8 बार में। तो ठीक है, ऐसी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या है। गॉट इट? अगली संख्या है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजिबल नंबर्स वे संख्याएं जिनमें एक अथवा उसी संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। ठीक है, रूढ़। अंग्रेजी में बोलेंगे इंडिविजुअल नंबर्स और प्राइम नंबर। ठीक है, आइए समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या वो है जिनमें एक और संख्या खुद के अतिरिक्त किसी और से न कटे, से न कटे। तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब है? एक और संख्या खुद से। जैसे मान लो अगर हम 2 की बात करते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, या 3 या 4,
ठीक है, एक का भी डिस्कस करेंगे एक है या नहीं। अगर 2 को देखा जाए तो 2 का गुणनखंड जो होता है 2 इंटू 1, यानी 2 को बस 2 काट सकती है और 1 काट सकता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है। 3 को भी 3 इंटू 1, केवल 3 काट सकता है और 1 काट सकता है। लेकिन 4 को देखा जाए तो 2 इंटू 1 ऐसा ले सकते हो। 2 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 1 भी काटेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक संख्या खुद के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, एक अखुद से। जैसे 4, अगर मान लीजिए 4, ये जो 4 जो 3 है, 3 खुद 3 से कटता है एक बार में, और 3 जो है वो 1 से कटता है 3 बार में। अब दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को काट दे, तो 3 अभाज्य संख्या हुई और 2 भी अभाज्य संख्या हुई, क्योंकि 2 को काटने वाला अब कोई नहीं है, 2 और 1 के अलावा। लेकिन 4 को देखा जाए तो 4 को 2 भी काटता है, कट गया। ठीक, 4 को 4 भी काटता है, और 4 को 1 भी काटता है। क्यों, यहाँ 2 पार 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 पार 1 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 1 पार 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा। तो 4 जो संख्या है वो 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, जो कि परिभाषा के विरुद्ध है। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या कौन है, अगर लिस्ट देखा जाए तो पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। अब कहोगे सर 1 क्यों नहीं है, 1 के बारे में क्या ख्याल है। 1 भी तो 1 से कट जाता है, और 1 खुद से भी कट जाता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। वो क्यों नहीं है कि 1 का जब गुणनखंड करते हैं तो 1 इंटू 1, 1 तो काट ही रहा है और 1 उसमें वो भी है। खैर, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। 1 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का जो गुणनखंड होता है वो रिपीट होता है। रिपीट मतलब बार बार आ जाता है। क्यों सर, ऐसा तो परिभाषा में कहीं नहीं लिखा था कि रिपीट रिपीट। हाँ, तो परिभाषा में तो नहीं लिखा, लेकिन एक चीज़ जानना पड़ेगा कि जो संख्या 1 है वो अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 1 इंटू 1 करने पे रिपीट हो जाता है। जो रिपीट हो जाता है गुणनखंड वो अभाज्य नहीं होता। कहोगे सर रिपीट होने से क्या फ़ायदा, क्या प्रॉब्लम है। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे सेट होता है, जो सेट में नंबर जैसे 1 1 का 1 नहीं होते, रिपीट नहीं होता, इसलिए अब ये सेट में नंबर रिपीट नहीं होते, इसलिए 1 को हम 2 बार गुणनखंड के रूप में लिखने पर यह अभाज्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि सेट में नंबर रिपीट नहीं होते, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप मैं समझा पाया हूँ, जहाँ तक उम्मीद है कि जब कोई संख्या का रिपीटेशन हो जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए 4 को ही ले लो, 4 का 2 इंटू 2 रिपीट हो गया था, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये भी लॉजिक सही है, तो इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक परिभाषा बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। तो अब आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई, 1 क्यों नहीं है वो भी पता चल गया। कहाँ से है संख्या, 2 3 5 7 11 19। अब ऐसे भी समझ लो, जो भाज्य संख्या, जो संख्या भाज्य नहीं होती वो अभाज्य होती हैं। 4 भाज्यता तो 4 अभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, 3 देखो नहीं था तो 3 अभाज्य है, 5 है, 7 है, 11 19 है। ठीक है, अब होता है संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो संयुक्त संख्या कहलाती है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट बहुत था, भाज्य और अभाज्य, क्यों फिर भी समझ लेते हैं। 4 का हमने गुणनखंड देखा था, बहुत सारा हो सकता है, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, 1 इंटू 4। 6 का ले लो, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। तो इसके वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो संयुक्त संख्या कहलाती है। अब कहोगे सर आप थोड़ा समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। चलो समझाते हैं। 4 ले लो, 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 2, फिर 4 इंटू 1, फिर 1 इंटू 4। तो यहीं देख लो 4 की 3 गुणनखंड हो गए, इसको गुणनखंड बोलते हैं। 2 इंटू 2, 4 इंटू 1 इंटू 4। तो इसलिए क्या है, इसलिए संयुक्त संख्या हुआ। जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गए ना, 1 2 या तीसरा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या है। जैसे और देखो एग्जाम्पल संयुक्त संख्या की है, 6 भी है, 8 भी, 18 भी। 6 का देखो, 6 का लिखोगे 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, या और लिख सकते हो 6 इंटू 1,
1 इंटू 6, तो इसको भी 2 से ज़्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगी, संयुक्त संख्या है। यहाँ नोट लिखा हुआ है कि संख्या एक न तो अभाज्य है न संयुक्त, क्योंकि इसमें एक से अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, न इसके एक से अधिक गुणनखंड ही होते हैं। बहुत अच्छा है। अब अगली संख्या वर्ग संख्या क्या होती है। जब किसी संख्या के दो समान गुणनखंड, संख्या के दो समान गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 4 में संख्या दो संख्या था 2, 4 के 2 गुणनखंड हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। इस समान गुणनखंडों को गुणा करने से प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। मतलब जो रिपीट को दूसरे क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या। जैसे 4 9 16 25, ये न किसी के वर्ग हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो समझ गए वर्ग संख्या क्या होती है, जिसको 2 बार गुणा करने पे प्राप्त हो, ठीक है। अगली संख्या घन संख्या, जिसको 3 बार गुणा करने प्राप्त हो। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 27। ये सभी संख्या है घन संख्या। घन माने 3, ठीक है। तो चलिए आए थोड़ा और एग्जाम्पल अच्छे समझते हैं। मान लो संख्या 2 इंटू 2 कर दें, क्या करें, 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4। अब 3 इंटू 3 कर दें। अब 3 इंटू 3 का मतलब 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, इसे बोले 3 का वर्ग। क्या पढ़ेंगे, 3 का वर्ग कितना जाएगा 9। 5 इंटू 5 का मतलब 5 का वर्ग, यानी 5 स्क्वायर यानी 25। ये क्या हो गई, तो ये सब संख्या है वर्ग संख्या है। कौन संख्या है, वर्ग संख्या है। अब घन संख्या क्या होती है, घन संख्या वो है जैसे 2 इंटू 2, 3 बार गुणा करने पे जो आए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो 8 घन संख्या है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 भी घन संख्या है। 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो 125 भी घन संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वर्ग संख्या क्या है और घन संख्या क्या है। यहाँ लिख देता हूँ वर्ग संख्या, ठीक। तो वर्ग संख्या घन संख्या समझ में आ गई होगी। अगला जो हेडिंग है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिन्हें परस्पर गुणा किया जाता है गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 24 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 3 गुणित 4। क्या सर 24 का इतना ही हो सकता है, और भी हो सकता है, 6 इंटू 4 जितना तोड़ सको। 20 का 5 इंटू 4, 18 का 2 इंटू 9 में भी व्यक्त किया जा सकता है। 4 का 2 इंटू 2 होगा गुणनखंड, 6 का 2 इंटू 3 होगा, 9 का 3 इंटू 3 होगा, 18 का 2 3 36 18, 2 4 5 20। तो गुणनखंड करना आना चाहिए। आइए इसका एक तरीका बताते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए जैसे मान लो 20 का गुणनखंड निकालना है, तो आपको 20 ऐसे लिखना है और सबसे पहले 2 से काटना है, क्योंकि 2 से 20 कट जाता है। 2 दाम में 20, फिर 2 पंचे 10। अब बताओ 2 पाँच में 5 आता नहीं, तो 5 से काटूंगा, 5 का 5। तो 20 का जो गुणनखंड है भाई साहब, वो कुछ नहीं है, यही में है, 2 गुणित 5, यही लिखा हूँ। तो 20 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ऐसे गुणनखंड निकाला जाता है। इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। 2 2 इंटू 5 अभाज्य संख्या, आप समझ भी चुके हो। मान लो आपको निकालना हो 12 का, तो 12 को भी ऐसे ही काटोगे, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 12 का जो गुणनखंड आया 2 इंटू 3। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। ये 2 2 3, 2 2 5। तो 12 गुणनखंड क्या आया, खैर 12 तो ये भी हो सकता था 3 इंटू 4। तो ये, लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भाज्य गुणनखंड है। सॉरी, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये इसमें एक भाज्य संख्या, तो ये भाज्य गुणनखंड मानी जाएगी। गॉट इट। तो जब भी आप गुणनखंड निकालना, तो ऐसे 15 निकालना हो तो 3 इंटू 5 कर दो। तो गुणनखंड निकालने आना चाहिए, तभी आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ समझने के लिए आपका गुणनखंड आना बहुत बेहद जरूरी है। गुणनखंड आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला संख्या अभाज्य गुणनखंड बता ही चुका हूँ। जैसे 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सब क्या अभाज्य गुणनखंड है। सार गुणनखंड क्या होता है, इस प्रकार की सभी संख्याएं जिनका किसी से संख्या से में पूरा भाग जाता है सार गुणनखंड कहलाती हैं। 12 का जैसे 1 2 3 4 6 12 अपवर्त भी कहलाती हैं।
अपवर्त, ठीक है, जिसे मतलब 12 जिससे कट जाता है वो सार्वसंभव गुणनखंड होता है या अपवर्त कहलाता है। अब अगला है सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स। ऐसा गुणनखंड दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ हो उसे सार गुणनखंड कहते हैं। जैसे 16 होता है 20 का 4 सार गुणनखंड है। अब कहोगे सर 16 और 20 का सार गुणनखंड कैसे कहते हैं यानी कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं। तो 16 और 20 का सार गुणनखंड कैसे निकालेंगे यानी कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 16 का पहले गुणनखंड कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 20 का भी कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बताओ दोनों में क्या मैच कर रहा है। देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब बस 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसलिए कॉमन नहीं है। तो बस 2 संख्याएं कॉमन है, 2 इंटू 2। तो यही हो गई सार्वगुणनखंड, ठीक है, यानी यही होगा कॉमन फैक्टर। तो इसलिए 2 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 4। तो 16 और 20 का जो सार्वगुणनखंड आएगा यानी जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 4, ठीक है। तो आई होप आपको सार्वगुणनखंड निकालना आ गया होगा। गुणनखंड करिए जो मिल जाए दोनों में वही क्या हो जाएगा सार्वगुणनखंड। अगला पढ़ते हैं संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 11 व 13 की भाजकता परीक्षण के नियम। एक एक पॉइंट समझना जरूरी है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है सर, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। इसका मतलब है डिविजिबिलिटी रूल, यानी 2 के करने का क्या नियम है, 3 करने का क्या नियम है, 4 करने का क्या नियम है, 5 करने का क्या नियम है, 6 करने का क्या नियम है, 7 का क्या नियम है, 8 यही 13 तक दिया हुआ है। तो 13 तक अगर आप काटने भाग देने का नियम यानी भाजकता नियम जान लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। अब देखते ही बता देंगे कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 13 से कटेगी कि नहीं, 11 से कटेगी कि नहीं, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। 2 की भाजकता पहले समझते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक हम समझते हैं लास्ट वाला अंक, इकाई दहाई सैकड़ा लास्ट वाला 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से पक्का कट जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं। तो 2 से कटने का क्या नियम है, यानी 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, 2 का भाजकता नियम। हमने कहा कि लास्ट में अगर अंतिम का अंक 0 2 4 6 अगर 8 हो जाएगा, अंतिम अंक देखोगे अगर एक अंतिम अंक का 2 से पक्का करेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपके पास है 2 2 6 8, इसका मतलब 2268, अंतिम का अंक कितना है 8, तो 8 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है। तो 8 जो है वो क्या करोगे, देखोगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 चौक 8। अगर अंतिम वाला अंक 8 4 6 2 0 2 4 6 8 है, ठीक है, तो गारंटी वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 2268 2 से कट जाएगी। 15620, हाँ अंतिम में 0 है 2 से कट जाएगी। बस कुछ करना ही नहीं, भाग देना नहीं, आपको देख के बता देना है। इन 5 अंक में से कोई भी मिल जाएगा लास्ट में, समझ लेना 2 से कट जाएगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। यही है डिविजिबिलिटी रूल। 7654 देखना है, अंतिम देखो 4 है, 4 है, हाँ अंतिम में 4 है तो भैया 2 से कट जाएगी, भाग देने की जरूरत नहीं है। तो ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल यानी 2 का भाजकता नियम। आइए अब 3 का भाजकता नियम समझते हैं। 3 की भाजकता क्या है, 3 की भाजकता कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपको चेक करना है 384 3 से कटेगा कि नहीं, तो नियम यह कहता है कि कुछ नहीं करना है, जोड़ दो 3 + 8 + 4 जोड़ो 8 4 12 3 15, 15 अगर 3 से कट रहा है तो यहाँ संख्या ये कट जाएगी, तो 3 बचे 15 कट गया, यानी संख्या 3 से कट जाएगी। और देखो 729 ले लो, बताओ 3 से कटेगा नहीं, बगैर भाग दिए, तो कैसे करोगे 7 + 2 + 9 जोड़ दो बस 7 2 9 9 9 18, 18 भाई साहब 3 से कट जाती है, 3 4 18, इसका मतलब 729 3 से कट जाएगी। अंडरस्टैंड। और बड़ी संख्या को लेते हैं, मान लो 31 0 5 6, ठीक है। बताओ ये 3 से कटेगी नहीं, तो भाग देते में टाइम लगेगा, तो बस कुछ मत करो, जोड़ो 3 + 1 + 0 + 5 + 6 जोड़ो 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15 आ गया, 15 भाई साहब 3 से कट जाता है, इसलिए मतलब ये 3 से कट जाएगी।
तो क्या भाग देना दिया हमने? नहीं, बिना भाग दिए बता दिया जो ये संख्या है वो 3 से कट जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो योग निकाल लो, जो संख्या दी हो योग निकाल लो, जोड़ लो उनके अलग अलग संख्या को, अब 3 से भाग देगा। 3 से कट रही है तो 3 से कोई भी इतना भी लंबा 1 बीघा लिखा हो तो वो कट जाएगी। ठीक है, 3 से। तो ये था 3 का नियम। आइए 4 का नियम पढ़ते हैं। 4 का नियम क्या करता है? जैसे मान लो 3280 है, क्या यह 4 से कटेगा? तो कुछ नहीं करना है, अंतिम का 2 अंक उठा लो। अगर अंतिम का अंक 2 अंक 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 20 चौका 80 होता है ना, तो कट गया। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है तो गारंटी है पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, यानी कट जाएगी। गॉट इट? 136 ले लो, अंतिम का 2 अंक ले लो 36, 4 से काटो, 4 9 36, कट गई, यानी ये भी 4 से कट जाएगी। तो ये 4 का नियम था, बहुत आसान। लास्ट का 2 अंक उठाओ, 4 से काटो, अगर 4 से कट जा रही है तो 4 की भाजकता शो करें, यानी 4 से कटेगी संख्या, नहीं तो नहीं कटेगी। आइए 5 का पढ़ते हैं। 5 की भाजकता क्या है? मान लो जैसे हमने कोई संख्या लिखा 3560 या 6575। कोई पूछा भाई साहब या 5 से कटेगी कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है, अंतिम का अंक देखो, अगर 05 रहेगा तो 5 से कटेगी। क्या बोले सर, क्या बोले? फिर से बोलो एक बार। हमने ये कहा कि अगर अंतिम का अंक 0 या 5 हो, देखो इसमें 0 है तो ये कट जाएगी 5 से, इसमें अंतिम 5 है तो 5 से कट जाएगी। क्या सर 13368 5 से कट जाएगा? तो हम कहेंगे रुको, अंतिम का अंक देखने दो। तो अंतिम का 8 है, 05 नहीं है, यानी 05 होना चाहिए। अच्छा सर, हाँ 05 होना चाहिए। अगर अंतिम का अंक 8 है यानी 05 नहीं है तो ये 5 से नहीं कटेगी। अच्छा सर 12,600 ये कटेगी? हाँ 0 है अंतिम में, कटेगी। 15,625 5 से कटेगी सर? हाँ ये भी 5 से कट जाएगी। तो ये था 5 की भाजकता। आइए पढ़ते हैं 6 की भाजकता। 6 की भाजकता बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लेते हैं। जो 2 से कट जाए या 3 से कट जाए तो वो 6 से कटी मानी जाती है, यानी विभाजित मानी जाती है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 163 614, तो कोई भाग देगा 6 से तो काफ़ी टाइम लगेगा, तब बता पाएगा भैया 6 से विभाजित है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर 2 से कट जाए 3 से कट जाए, तो 3 की भाजकता हम जानते ही हैं, जोड़ के 1 + 6 + 3 + 6 + 1 + 4, तो जोड़िए 6 1 7 7 3 10 10 6 16 1 17 4 22, कितना हो रहा है? सॉरी 21 हो रहा है। 4 1 5 5 6 11 11 3 14 14 6 20 21 21 आ रहा है। क्या 21 3 से कट जाता है? हाँ कट जाता है। इसका मतलब संख्या 3 6 से कट जाएगी। वहाँ सर ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है कि 6 से भाग देने जाऊँ, मैं 2 या 3 से चेक कर लूँगा। अगर दोनों या 2 से ही कट रहा है या तो 3 से, कोई दोनों में से कोई ऐसे कट जाए तो संख्या 6 से कट जाएगी। गॉट इट? ज़्यादा एग्जाम बदलने समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। 7 की भाजकता थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कठिन भी है, कठिन मानी जाती है, तो लेकिन समझते बहुत आसान है। ये देखिए संख्या में इकाई का अंक को हटाने पर, जैसे मान लो 1645 है, ठीक है। अब चेक करना है 7 से कटेगा नहीं, तो भाग देने कौन जा रहा है? इकाई अंक हटाओ तो कितना बचा? 164। अब जो इकाई अंक हटाए हो उसका दुगना कर लो, तो 5 का दुगना करना होगा 10। अब इसमें से घटा दो, किसमें से? जो बची संख्या सर, हाँ। अब 164 में से 10 गया तो 154 आ गया। अगर ये 7 से कट जाएगा तो संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। तो 7 दूना 14, 1 4 आ गया, 7 दूना 14। इसका मतलब हमने फिर समझो 1645 था, इकाई अंक हटा लिया, 5 को हटा दिया तो बचा 164। अब जो इकाई अंक हटाया तो उसका दोगुना करो, तो 5 दूना 10, उसी में से घटा दो। जो बचा अगर 7 से कट जाता है तो संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। गॉट इट? देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। इसका मतलब 1645 7 से कट जाएगी। आपको एग्जाम्पल देखते हैं। 343 देख लो, तो इकाई अंक हटाओगे तो दुगुना करोगे 6। अब 34 में से 6 घटाओ, कितना आ गया? तो बचा क्या? 28। 28 देखो 7 से कटता है, हाँ,
7 चौक 28 कट गया, इसका मतलब 343 7 से विभाजित मानी जाएगी, यानी कट जाएगी। तो है कितना इंटरेस्टिंग ना 7 की भाजकता। तो बिना भाग दिए आप 7 की भाजकता चेक कर सकते हैं। 8 की भाजकता समझते हैं। 8 की भाजकता क्या कहता है कि मान लो जैसे 7536 है, अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए, उठा लो भाई, अंतिम का 3 अंक 8 से भाग दो, अगर 8 से कट जाएगा ये अंतिम का 3 अंक, तो 8 से कोई संख्या एक बिघा लिखा रहेगा वो कट जाएगा। तो 8 से 24 8 छंग 48, 13 में से 8 गया 5, 56 बचा, 8 से 56। इसका मतलब ये जो संख्या पूरी कट गई, इसका मतलब ये भी 8 से कट जाएगा, यानी विभाजित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि 8 की भाजकता क्या होती है। तो हमने 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा। अब पढ़ते हैं 9 का। 9 की भाजकता बहुत आसान है, 3 की तरह है। जैसे मान लो चेक करना है 53 2 1 7, ठीक है, 53 2 से 17 है। अब मान लो 9 से भाग चेक करना है, तो भाग मत दो यार, चेक कर लो, जोड़ लो, 5 + 3 + 2 + 1 + 7। अरे अरे रुको सर, ये तो 3 की तरह नियम लग रहा है। हाँ 3 ही की तरह ही है। अगर मान लो जोड़ने पर 9 से कट जाए, 5 3 8, 8 2 10, 10 से 11, 11 7 18, 18 चेक करो 9 से कटता है कि नहीं। तो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18। इसका मतलब भाई साहब ये 9 से कट जाएगी। है कितना आसान 9 का, ठीक है। ये 3 की तरह है, ठीक है, किसकी तरह, 3 की तरह। ये 3 वाले में जोड़ के कट करते हैं, तो 9 में भी जोड़ के चेक कर सकते हैं। हाँ 10 की भाजकता एक बच्चा भी बता लेगा। अगर अंतिम में 0 मिल जाए, जैसे मान लो 120, 10 से कटेगा। अगर अंतिम में एक अंक 0 है तो 10 से कट जाएगा, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो। भाई साहब 10 से भाई देने में कट जा रहा है तो कट जाएगा, और क्या, ये तो बहुत आसान है। ये 11 के पढ़ते हैं। देखिए 11 की भाजकता बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो समझते हैं 11 की भाजकता। जैसे मान लो 4323 है, इसको चेक करना है 11 से कटेगा कि नहीं। तो देखो सम स्थान और विषम स्थान, देखो ये देखो पहला स्थान पे नहीं है, विषम स्थान पे है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, विषम स्थानों का योग, सम स्थान पर लिखे अंकों का योग। सम स्थान पे कौन कौन है, ये सम स्थान पर, ये सम स्थान पे, तो 4 + 2 कर लो, माइनस लगा लो। विषम स्थान पे कौन है, 3 और 3, 3 + 3, तो 4 2 6 -6। अगर मान लो सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक है उनके योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाए, तो भाई साहब 11 से कटेगी। फिर से सर समझ नहीं आया। देखो भाई साहब कि अगर विषम अंक, विषम स्थान पर अंक, ये देखो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो ये और ये विषम स्थान मानी जाएंगी, और 2 4 सम स्थान मानी जाएगी। तो 1 और 3 तो विषम स्थान पे हैं, और 2 और 4 सम स्थान पे हैं। तो सम स्थान पर संख्याओं का योग और माइनस विषम संख्याओं पर विषम स्थान पर संख्याओं का योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाए तो 11 से कटेगी। और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो 11 एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। मान लो 121 ले लो, छोटा संख्या समझते हैं। तो देखो 1 2 3 ये है विषम स्थान पे, 2 विषम स्थान पे हैं, कौन कौन से, पहला और तीसरा। तो ये विषम स्थान वाले लो, 2 2 हो गया, ये जो लो 1 1 + 1, यानी 2 - 2 कितना गया, 0। देख लो 11 से कट जाएगी। 121 सब जानते हैं, 11 11 हम 121 होता है, कट जाता है। तो यानी भाई साहब 11 की भाज्यता क्या है, सम स्थान संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं स्थानों का योग। अगर 0 या 11 आ जाए तो 11 से कटेगी। तो यहाँ तक 11 तक हम लोगों ने सीख लिया है। अब लास्ट सीखते हैं। अब 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये जल्दी से अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं छांटो। अभाज्य संख्या हो तो जो किसी से न कटे, तो पहली संख्या होगी अभाज्य 19, ठीक। फिर हो गई 83, 83 भी किसी से नहीं कटती, एक और खुद से कटती है। और फिर है 107। ये 3 संख्या अभाज्य है, बाकी क्या हो गई भाज्य, भाई क्या हो गई संयुक्त संख्या है।
अब जो भी संख्या बाकी बची हैं वो क्या है भाई साहब, संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या हमने बताई थी जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। अगला संख्या है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने जो अभाज्य गुणन बताया था कैसे करते हैं आइए बताते हैं फिर से। दूसरे का पहला सवाल, दूसरा पहला है दिया है 10 24, इन सब का क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 10 लिखो यहाँ, काटो यहाँ 2 से, 2 पंचे 10, 5 का 5 का 5। तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 × 5 है, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड 2, ऐसे भी ले सकते हो। 24 ले लो, ऐसे काटो 24, 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटो 3 का 3। तो जो 24 का अभाज्य गुणनखंड आया हुआ 2 × 2 × 2 × 3, तो ऐसे ही निकाल सकते हो। आइए पढ़ते हैं समापवर्तक। समापवर्त की सहायता से महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम यानी एलसीएम ज्ञात करना है। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। आइए समझ आते हैं। एचसीएफ निकालने के 2 तरीके होते हैं। एचसीएफ जो होता है यानी मस, उसके निकालने के 2 तरीके हैं। पहला गुणनखंड विधि है एक, और दूसरा है भाग विधि। तो मैं आपको दोनों में बता दूंगा गुणनखंड विधि क्या है, भाग विधि। जैसे क्वेश्चन मिल गया आपको 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक यानी मस, इसका वाला एचसीएफ मान लो निकालना हो, तो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या होता है, 12 और 18, 12 का पहले अगर पहला विधि देखें गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड के लीजिए 12 का 2 × 2 × 3, ठीक। और 18 का करेंगे तो 2 × 2 नहीं 2 3 6 3 18, तो 2 × 3 × 3। अब बताइए दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन फैक्टर क्या हमने सिखाया था, तो 2 मिल रहा है। जो दोनों मिल जाए वही एचसीएफ हो जाएगा। 3 मिल रहा है तो 2 × 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया, जो दोनों कॉमन है 2 × 3, तो कितना आ गया 6। और अगर भाग विधि से करना है तो वो भी बता देता हूँ, यहीं बगल में ही। जो बड़ा हो उसको अंदर लिखो, जो छोटा हो बाहर लिखो। 12 का 12, अब घटा के अंदर नहीं यहाँ लिखना है। 18 में से 12 गया 6, ये 12 यहाँ लिखो, ये जो 12 यहाँ है यहाँ उतार दो, 6 दूना 12, तो आंसर क्या गया 6। ये जो संख्या 6 आई वो एचसीएफ है। तो दुनिया कोई सवाल इन 2 मेथड से लगा सकते हो, गुणनखंड विधि से ये है और भाग विधि से ये है। दोनों का देख लो सेम आंसर, यहाँ एचसीएफ 6, यहाँ भी एचसीएफ 6। यहाँ रेड पेन से बताएं, यहाँ ब्लू पेन से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ऐसे ही करते चलो, कोई डाउट हो तो पूछो, और जो आपको कोई इस टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप बोलो, मैं उसको बता दूंगा। तो ये भाग विधि हो गया, ये गुणनखंड विधि। तो अगर आप इतना समझ लेंगे तो आप बीटीसी में अच्छा नंबर लाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।